हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? एथिक्स का नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं बेटे, और उस चैप्टर का नाम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनना है। एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दो मुद्दे हैं जो इस चैप्टर ने डिस्कस किया है, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहले जो है हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वही है, क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है वो कहता है व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसकी डेफिनेशन की बात कर रहा है वो। और पिछले चैप्टर में भी मैंने हल्का सा आइडिया आपको दिया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए ना एक लाइन हमेशा पंच लाइन बनानी चाहिए हर चैप्टर में, जिससे कि उस चैप्टर का जस्ट पकड़ में आ जाता है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके जो लाइन आपको मैं देना चाहूंगी वो है कि ये एक रिपोर्टिंग है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ रिपोर्टिंग। दूसरी बात कि ये आज की डेट पे एक लॉ है कि ये रिपोर्ट मस्ट है। कंपनीज कि जब एनुअल रिपोर्ट हमारे घर पर आती है एनुअल जनरल मीटिंग से पहले, उसमें आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे रिपोर्टिंग मिलती है, आप पढ़ सकते हैं उसे। और पहली बात। दूसरी बात, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके जो एक लाइन बोलनी चाहिए जिससे कि एक क्रिस्टल क्लैरिटी आएगी आपके, वो ये कि गवर्नमेंट चाहती है कि कंपनी अपनी सब बातें बताए, फुल डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स। दूसरी लाइन जो आपको पकड़नी चाहिए दैट इज फुल डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स। आप कैसा भी परफॉर्म कर रहे हैं आपने बताना है। जब हम ये बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स, तो इसका क्या मतलब है कि हमें अपनी अच्छी बातों के साथ साथ अपनी बुरी बातें भी बतानी पड़ती हैं। अब जब मैं ये बोलती हूँ हमें अपनी अच्छी बातों के साथ साथ अपनी बुरी बातें भी बतानी पड़ती हैं, यही तो है फुल डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स। बात आती है ये बातें क्यों आई, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों आया, ये रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट क्यों बना, लॉ किस लिए लाया गया, क्यों फुल डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स की बात की जाती है। तो एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, उसको जरा समझिएगा। मान लीजिए एक इंसान है जो अपने आप से बहुत दुखी है। मैंने बोला क्या हुआ? कहता मेरे अंदर ना बहुत बुराई है, मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने कहा आप सुधरना चाहते हो? बोले हाँ जी मैं सुधरना चाहता हूँ, लेकिन मैं सुधर नहीं पाता हूँ। मैं बहुत सोचता हूँ अब मैं अच्छा काम करूंगा, अब मैं गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन मैं फिर वैसा का वैसा। मैं कहा ठीक है, फिर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आपको ना मेरा एक कहना मानना पड़ेगा। कहता है बोलो क्या करना है। मैंने कहा आपने ना रोज शाम को 6 बजे मुझे मिलना है मेरे ऑफिस में आके, और मुझे रोज आपने ये बताना है कि उस दिन में आपने क्या क्या गलत काम किया। कहता है इससे क्या होगा? मैंने कहा सवाल मत पूछो, अपने आप समझ आना शुरू हो जाएगा। बोला ठीक है। मैंने कहा रोज आना है आपने, एक भी दिन नहीं भूलना है, पहला कमिटमेंट। दूसरा कमिटमेंट, आपने मुझे फुल डिस्क्लोजर देना है, आपने कुछ नहीं छुपाना है। चाहे आपने कितने भी गलत काम किए हो, आप सच सच मुझे बताओगे अगर आप सच्चे मायने में इंप्रूव होना चाहते हो। बोले नहीं जी मैं बिल्कुल सच्चे मायने में होना चाहता हूँ, आई रियली वांट टू इंप्रूव माई सेल्फ। मैं कहा ओके, बी देयर एवरी डे एट 6 o'clock इन माई ऑफिस। ही सेड ओके। अब वो अगले दिन आया, सपोज उसने अपनी 10 गलतियां बताई। फिर अगले दिन आया, है ही गलत इंसान तो गलत करता ही रहता है, आदत है उसकी। तो फिर उसने कुछ ऐसे ही नंबर में गलत बातें बताई। हर दिन आता रहा, अपनी गलत बातें बताता रहा। एक दिन जरूर आएगा जब उसे एहसास होता चला जाएगा अंदर से कि मैं कितना गंदा व्यक्ति हूँ, कितने कितने गलत काम करता हूँ, कितने लोगों को परेशान करता हूँ, कहाँ कहाँ मेरी वजह से डिस्टर्बेंस होती है। सिर्फ एक दिन जरूर उसे एहसास होगा। 101% लिखी हुई बात है। अब क्या होगा? एक दिन उसको इतनी फीलिंग आएगी कि वो सोचेगा अरे यार कुछ ज्यादा ही गंदा इंसान हूँ, चलो कोशिश करता हूँ। अब जिस दिन ये उसकी फीलिंग आएगी उस दिन वो कोशिश करेगा, गलत काम करने से पहले एकदम सोच आएगी और फिर तो गलत काम करने जा रहे हैं, और फिर वो काम करना रोक देगा वो वाला।
और डेफिनेटली उसी दिन ऐसा होगा कि जब वो मेरे पास आएगा तो उसके नंबर ऑफ जो बैड डीड्स हैं वो कम हो गए होंगे, जो उसने गलत काम किए होंगे उसकी काउंटिंग कम हो गई होगी, और उस दिन उसको खुशी का एहसास हुआ होगा। पक्का, चांस ही नहीं है ना हो। आगे आप भी समझदार हो, अगली बार क्या होगा, गलत काम का नंबर कम होता जाएगा, एक दिन क्या होगा, उसकी खुशी की सीमा नहीं रहेगी, बिकॉज ही इज अ वेरी वेरी गुड पर्सन टुडे, डूइंग नथिंग बैड फॉर एनीवन अगेंस्ट एनीवन। ये है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये है जज्बा जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट लाया कि जब हम किसी की जबान से खुद बोलवाते हैं कि आप बोलो मैं गंदा, आप बोलो मैंने ये गलत काम किया, तो उसके लिए ये बोलना बहुत मुश्किल है। और मान लो वो बोल भी रहा है तो उसको एहसास बहुत ज्यादा हो जाएगा कि मैं गलत हूं। एक बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, बहुत पुरानी बात है, ईयर्स बैक, कितने भी साल, 20-22 साल हो गए होंगे। समय के साथ मैंने ऐसी प्रोसेसेस रोकी अपनी क्लास में, शुरू में ऐसे बहुत करती थी 25 साल पहले, समझ लीजिए 26 साल पहले। तो एक बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, नॉर्मल था मेरी क्लास में ऐसे, तो एक दिन का किस्सा, उसने होमवर्क नहीं किया, मैंने बोला खड़े हो जाओ आप, खड़ा हो गया, मैंने कहा बोलो आप बोलो मैं कामचोर, कहता मैं नहीं बोलता। मैंने कहा जब तक आप बोलोगे नहीं क्लास रुकी रहेगी, 1 घंटा बीत जाएगा, हम सब यहीं बैठे रहेंगे, मेरा समय, बच्चों का समय सब खत्म, क्योंकि आपने एक ये लाइन बोलनी है जिसके बिना मेरी क्लास स्टार्ट नहीं होगी। खड़ा रहा खड़ा रहा खड़ा रहा बड़ी देर तक, हम भी बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। एक पल जरूर आया जब उसे लगा ये मैम तो बड़े जिद्दी हैं, छोड़ेंगे ही नहीं। मैंने बोला हाँ बेटा, मैं तो आपको पहले से बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको थप्पड़ नहीं मार सकती, आप मेरे बच्चे नहीं हो, आपकी मम्मा को बहुत बुरा लगेगा मैडम ने मेरे बच्चे को मारा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। हाथ तो मैं आपको लगाऊंगी नहीं, एहसास मैं आपको करा के छोड़ूंगी। तो आप बोलो मैं कामचोर, क्योंकि आप कामचोर ही तो हो, आपने होमवर्क नहीं किया, काम से चोरी करी है ना, तो बोलने में क्या। मैंने क्यों ऐसा फोर्स किया उसको, ताकि वो खुद अपनी जबान से अपनी गलत बात बताएगा तो उसे एहसास रहेगा कि यार मैंने सबके सामने ऐसे बोला अपने बारे में, सो बैड। एक इंसान को ना मैंने बोला आप कामचोर हो, उसने तड़ाक जवाब दिया कामचोर मैं नहीं हूं, दूसरे होंगे। ये रिएक्शन देखा आपने। हालांकि सच्ची बात थी कि वो व्यक्ति भी कामचोर था जिसको हमने कामचोर बोला, लेकिन भाई साहब वो तो मानने को ही नहीं तैयार कि वो कामचोर है। इसका मतलब क्या है, जब हम किसी के अगेंस्ट गलत बोलते हैं तो सामने वाले को शायद वो डिफेंसिव हो जाता है, उसको ये लगता है बेबात की बुराइयां करते रहते हैं, और उस डिफेंसिव होने की वजह से वो अपने आप को बचाव में बोलने लग जाता है जी मैं कामचोर नहीं हूं, जबकि वास्तविकता अंदर से वो भी जानता है कि वो कामचोर है। तो स्ट्रेटेजी गलत है कि किसी की गलत बात के ऊपर हम बोले आप गलत, बेस्ट है उसके मुंह से निकलवाओ कि आप गलत, बोलो मैं गलत। जब एक इंसान बोलेगा मैं गलत तो कितना जबरदस्त एहसास होगा अंदर से, कितना गंदा इंसान हूं यार, अपने मुंह से बोलना पड़ रहा है मैं गलत। एंड डेफिनेटली आई एश्योर यू द पर्सन विल इंप्रूव हिमसेल्फ। ये बेस्ट तरीका होता है। कभी किसी बच्चे ने, मेरा ही बच्चा है मान लीजिए, उसने कुछ कहना नहीं माना या उसने जो करना चाहिए था वो नहीं किया, तो मैंने बोला, मैंने कहा आपने सही किया गलत किया, उसके मुंह से निकलवाया, कहता गलत किया। मैं कहा चलो अपने आप को थप्पड़ मारो, नहीं लगाया। मैंने कहा मैं नहीं मारूंगी आपको थप्पड़, आप मारो अपने आप को थप्पड़। क्यों बोला मैंने, फिर उसने हल्का सा टच कर दिया अपने आप को, मैंने कहा आवाज नहीं आई। इमेजिन, यही काम मैंने बहुत साल पहले अपने किसी स्टूडेंट के साथ भी किया, फिर समय के साथ छोड़ दिया कि नहीं यार बच्चे को फील हो जाता है, ठीक है कोई और भी रास्ते होते हैं सुधारने के। नहीं तो आई यूज्ड टू अप्लाई दिस टेक्निक एज वेल इन माय क्लासेस। क्यों, क्योंकि जब मैं मेरे हाथ से अपने आप को थप्पड़ मारूंगा, इससे बड़ा थप्पड़ कोई होता नहीं है, चाहे उसकी आवाज ऊपर से नहीं है अंदर इतनी ज्यादा होगी कि मेरे बस दिमाग हिल जाएगा कि मेरे साथ हुआ क्या आज। और फिर वो एहसास कि मैं गलत और मुझे इंप्रूव होना है ताकि फिर ये स्थिति जिंदगी में कभी ना आए, फिर मैं डेफिनेटली इंप्रूव कर जाऊंगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि हम ये चाहते हैं कि कंपनी अपनी अच्छी बातों के साथ साथ अपनी बुरी बातें भी बताए, क्योंकि अच्छी बातें बताने में तो हर किसी को एंजॉयमेंट मिलती है, अपनी बुरी बातें बताओ ना,
सोसाइटी की तरफ क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, एनवायरनमेंट को कैसे कैसे डिस्टर्ब किया, कंपटीशन में कितना कितना परेशान किया लोगों को गलत तरीके से जो अनलॉफुल है, कस्टमर्स को किस तरीके से चीट किया, एनर्जी कंजर्वेशन पे कैसे ध्यान नहीं दिया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्यों नहीं लेकर आया, अपनी जबानी बताइए तो हम भी जाने। लोगों का पैसा आपने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, लोगों का पैसा चोरी होता चला गया, आपको एहसास तक नहीं रहा, आपने कंट्रोल्स वीक रखे। आप खुद से बताइए कहाँ कहाँ कमियां रही आपके सिस्टम्स में। इमेजिन, दिस इज द लॉजिक व्हाई गवर्नमेंट इनैक्टेड दिस कॉन्सेप्ट, या वो ये मुद्दा उन्होंने कानून में डाला कि भैया कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे रिपोर्टिंग चाहिए हमको, ताकि आप खुद अपने फुल डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स करेंगे तो आपके अच्छे और बुरे सारी बातें हमारे सामने आएंगी। ऐसा सब मैं सोचती हूँ कि ये सब इसीलिए ऐसा होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि ये कॉर्पोरेट बॉडी को गवर्न करने वाले ठीक से बताएं कि वो गवर्न ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बेसिकली ये सबके पीछे मुद्दा क्या है? अगेन एथिक्स। हम ये चाहते हैं आपकी जितनी भी बिजनेस डिसीजन मेकिंग हो वो सब एथिकल हो, आप सोशियली रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लें। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी ने आपको बनाया। हाउ कैन यू गो अगेंस्ट दिस सोसाइटी? दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए उसने भी ऐसा लिखा है डेफिनेशन में, कहते हैं इट इज अबाउट प्रमोटिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अबाउट प्रमोटिंग corporate fat is fairness, accountability and transparency. सबका एक ही तो मीनिंग है। फेयरनेस क्या है कि आप किसी के साथ कुछ गलत ना करें, अकाउंटेबिलिटी क्या है, हर चीज पे जवाबदारी दें, और ट्रांसपेरेंसी क्या है, सब कुछ सच सच बताएं। इसका मतलब फुल डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स। रॉ शब्दों में बात की जाए तो इसलिए जरूर एक पंच लाइन हमारे दिमाग में होनी चाहिए जिससे कि कॉन्सेप्ट कभी भी वीक ना पड़े माइंड में। तो वो एक लाइन हमें अपनी अच्छी बातों के साथ साथ अपनी बुरी बातें भी बतानी होती हैं। दैट इज व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इट इज अबाउट प्रमोटिंग फैक्ट, that is fairness, accountability and transparency, right? कहता the term governance relates to a process of decision making and implementing the decision in the interest of all the stakeholders. Again ethics, कि हम ये चाहते हैं कि आपका कोई भी डिसीजन हो वो किसी के भी खिलाफ ना जाए, कोई भी स्टेक होल्डर डिस्टर्ब ना हो, सबके इंटरेस्ट में हो, यही गवर्नेंस है। He says it relates to enhancement of corporate performance. Beautiful line जो मैंने आपको बड़ी देर से सिखा रही हूँ कि क्या मकसद है। मकसद है एनहांसमेंट ऑफ कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, कि जो बॉडी कॉर्पोरेट की परफॉर्मेंस है वो हर दिन इंप्रूव हो, एंड एंश्योर्स प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। और मैनेजमेंट जो भी करती है उसका पूरा जवाब दे सारे स्टेक होल्डर्स के सामने कि मैनेजमेंट ने उन लोग के लिए क्या सही किया और क्या गलत किया, सब कुछ बताए। कहते हैं इट इज अ सिस्टम थ्रू विच एन ऑर्गेनाइजेशन इज गाइडेड एंड डायरेक्टेड। जब मुझे पता है एज अ मैनेजमेंट कि मुझे सब कुछ बताना है, आई एम अकाउंटेबल, आई हैव टू बी फेयर विद everybody, then in that case definitely I will take care of these things that I don't do anything wrong. So this is how I am guided, I am directed. तो एक रास्ता दिखता है कि भैया कुछ भी करने से पहले सोचो गलत तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो बोलता है इट वर्क्स एज अ गाइड। फिर एक और डेफिनेशन देता है, कहते हैं इट इज अ फॉर्मल सिस्टम। अगर आप शब्दों की रिस्पेक्ट करते हैं, पढ़ाई से आसान कुछ नहीं है, मैं सच बता रही हूँ जीवन में। इसको फॉर्मल सिस्टम क्यों कहा गया? मैंने बताया ना आपको, ये लॉ बन चुका है, देयरफॉर इट इज अ फॉर्मल सिस्टम। आपकी इच्छा से कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्टिंग नहीं होती है, यू हैव टू गो फॉर इट डेफिनेटली, because it is a formal system as per law today. He says it is a formal system of
अकाउंटेबिलिटी, ये वर्ड तो डेफिनेटली बार बार आएगा ना, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। उस व्यक्ति पे भी तो हम कंट्रोल चाहते थे कि वो कुछ गलत करना रोक दे, ऐसे ही हम बॉडी कॉर्पोरेट पे भी चाहते हैं कि कंट्रोल आ जाए, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, क्या बदलाव लाना है जिससे सही हो सब कुछ, दैट इज व्हाट इज कंट्रोल। तो ही सेज इट इज अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल फॉर एथिकल, कंट्रोल फॉर व्हाट, फॉर एथिकल, कि जो भी करें एथिकल हो, एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल, organizational decisions, and use of resources. Please respect every word. It's very simple. कहते it is a formal system of accountability and control. कि हमने अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करी है और कंट्रोल करना चाहते हैं, किस चीज के लिए, एथिकल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस। इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजन हो वो एथिकल हो, सोसाइटी का फायदा हो, उसमें सोसाइटी की तरफ जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी हो, किसी को कुछ गलत ना कर रहे हो आप, और यूज ऑफ रिसोर्सेज भी बड़ा एथिकली होना चाहिए ताकि आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी हम कुछ छोड़े, सब कुछ खत्म ना हो जाए, एफिशिएंसी आए, इफेक्टिवनेस आए, नहीं तो रिसोर्स तो वेस्ट होते चले जाएंगे। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। बड़ा अच्छा लिखा उसने आगे, कहता है अकाउंटेबिलिटी, अब इस डेफिनेशन में उसने जो अकाउंटेबिलिटी है, कंट्रोल है, इसको बहुत अच्छे से उसने आगे एक्सप्लेन किया। समझाती हूँ मैं आपको, समझ आएगा, इट्स वेरी सिंपल। कहते हैं अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, जिसको मैं अपनी रफ लैंग्वेज में बोलती हूँ जवाबदारी, कि जो भी आपने किया उसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। दैट इज व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब है और अच्छे से बोलें कि जो तूने कहा था मैं कर दूंगा, वो क्यों नहीं किया, जो आपको अचीव करना था वो क्यों नहीं किया, जहां आपको पहुंचना था वो वहां क्यों नहीं पहुंचे, आपने जो रिसोर्सेज मांगे हमने दिए, आपने जो डिसीजन लिया हमने साथ दिया, आपने जो बताया मुकाम हासिल होगा वो क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब मांगना ही अकाउंटेबिलिटी है। You have to account for whatever you have done. You have to give explanation for your actions if in case you have not achieved the objectives. Yes or no? वो कहते हैं how well, कहते हैं accountability relates to how well the content of workplace decision, content of workplace decisions, कि आपके ऑफिस से रिलेटेड जो भी डिसीजंस आप ले रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, that is aligned with the stated strategic directions. कि यहां पे आप खड़े हैं, यहां आपको पहुंचना है, ये आपका रास्ता है, ये है कंटेंट ऑफ वर्कप्लेस डिसीजंस, जिससे आपको लगा कि आप इस स्टेटिक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन पे पहुंच जाएंगे। यहां से चले, अगर सही रहा है तो वाकई यहां पहुंच जाएंगे, यहां से चले और कहीं और पहुंच गए तो क्वेश्चन आता है ये क्या हुआ, जाना था कहीं पहुंच गए कहीं, तो आंसर आया, क्वेश्चन आया ऐसा क्यों, तो इसका जवाब तो उसको देना पड़ेगा जो जहां पहुंचना था वहां ना पहुंच के कहीं और पहुंचा, इसका जवाब तो वही देगा ना। सो दिस इज योर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। जब भी आपको ये वर्ड मिले ना कहीं पे भी पढ़ाई में आपकी स्ट्रेटेजिक, तो उसका मीनिंग निकालिए लॉन्ग टर्म, ऑलवेज बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी। स्टेटेड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन मतलब जो स्टेटेड मतलब जो आपने ऑर्गेनाइजेशन में डिस्क्लोज किया कि यहां हमने पहुंचना है, ये हमारा टारगेट है, दैट इज योर स्टेटेड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन।
अलाइनमेंट होता है टू गो इनटू द सेम डायरेक्शन। कंटेंट ऑफ वर्क प्लेस डिसीजन हो गया वो रास्ता जिसके जरिए आप वहां पहुंचने वाले थे। तो वो कहता है अगर इनमें अलाइनमेंट होगी तो आप डेफिनेटली वहां पहुंचोगे जिस मुकाम पे आपने सोचा था। लेकिन अगर आप नहीं पहुंचे तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। एंड दिस जवाब देना इज अकाउंटेबिलिटी। Therefore he says accountability relates how well the content of workplace decision is aligned with the static strategic direction. I hope it is clear कि अगर उस मुकाम पे आप नहीं पहुंचे तो कारण आपको बताना पड़ेगा और कोई नहीं बता सकता। फिर कंट्रोल के लिए उसने क्या बोला? कंट्रोल तो आप अपने बचपन से पढ़ रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड सेट किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर किया, डिफरेंस को स्टडी किया, उसके कारण जाने और उसके लिए करेक्टिव मेजर्स उठाए और फिर देखे वो जो सोचा था वो हुआ या ना हुआ। दैट इज व्हाट इज कंट्रोल। वही उसने भी लिखा। He says it is the process of auditing. Auditing means checking. Auditing and improving. Organizational decisions and actions. यही मैं बड़ी देर से सिखा रही हूं आपको कि हमने जो भी डिसीजंस लिए, हम जो भी एक्शंस ले रहे हैं, ऑडिटिंग करना, चेकिंग करना कि क्या जो हमारे डिसीजंस और एक्शंस है हमें वहीं पहुंचा रहे हैं जहां हमें पहुंचना था। अगर वो कहीं और पहुंचा रहे हैं तो क्या चेंजेस करें, हाउ टू इंप्रूव दीज डिसीजंस एंड एक्शंस। दैट इज व्हाट इज कंट्रोल। सुबह ऑफिस जाने से पहले मैंने बच्चे को बोला बेटा एक चैप्टर करके रखना है आपने शाम तक। मैं शाम को ऑफिस से घर पहुंची, मैंने कहा बेटा इधर आओ बैठो, कितना आपने काम किया? पता चला उसने एक चैप्टर नहीं किया। कारण जानने की कोशिश करी, बेटे क्या हुआ, क्यों नहीं किया? तो शायद यह एहसास हुआ हो कि टारगेट ही बढ़ा दिया था, शायद यह एहसास हुआ हो कि एफिशिएंसी नहीं थी, बच्चे ने टाइम वेस्ट किया। तो देखना तो पड़ेगा ना, क्योंकि जब तक कारण नहीं ढूंढेंगे सोल्यूशंस कहां से निकाल देंगे, इंप्रूवमेंट कहां से हो जाएगी? कमियों को समझा, बच्चे को समझाया, खुद को सिस्टम में इंप्रूवमेंट लाया, अगले दिन फिर से जो टारगेट बनाया तो देखा वो अचीव हो गया। क्यों? कंट्रोल किया था ना। कंट्रोल का मकसद ही यही है कि जो सोचा था उसको इंप्रूव करिए, उसको अचीव करने के लिए जो भी करना पड़ता है करिए। दैट इज व्हाट इज कंट्रोल। एंड आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नथिंग बट दिस फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन कंट्रोल ओनली, कि जो आपने सोचा वो अचीव किया और जो आपके डिसीजंस है वो सही है या नहीं है, एक्शंस एंड डिसीजंस। उसके बाद उसने ये डेफिनेशन थी बेटे मेरे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, आई होप आपको समझ आई होगी। उसके बाद वो एक छोटा सा एरिया और उठा रहे इसी आंसर में, कहते हैं अभी भी मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग ही चल रहा है। कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस अरेंजमेंट एनकम्पस इसमें वो ये बताना चाहता है कि जब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाना चाहते हैं तो वो अरेंजमेंट में हम क्या क्या करते हैं, व्हाट ऑल इज कवर्ड। तो उसने बोला देखो इसमें सबसे बड़ी बात ये समझो कि हम ये चाहते हैं कि कंपनी से कुछ गलत ना हो। उसका एक तरीका है, कंपनी के लाखों शेयर होल्डर्स हैं, हजारों शेयर होल्डर्स हैं, मैं कहती हूँ कितने भी हैं, पैसा तो उन्हीं का लगा हुआ है, लेकिन संभाल रहे कुछ चंद डायरेक्टर्स। 10 से 12 डायरेक्टर्स हैं जो इतना करोड़ों रुपया लेके बैठ गए और कंपनी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस उन्हीं के लिए बनी है कि वो सारे जो लोगों का पैसा लेके बैठे हैं उसे अच्छे से यूज करें और एफिशिएंटली करें, इफेक्टिवली करें, जिससे कि जो जैसे जितने टाइम में काम हो जाना चाहिए उतनी अच्छे से हो जाए और वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज बिल्कुल भी ना हो, कोई सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से काम ना कर रहा हो, कहीं कुछ गलत ना हो रहा हो। दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव, सोशियली एथिकली सब कुछ ठीक हो। अब इसका एक बहुत अच्छा तरीका है,
कि आप किसी को भी एक्सेस में पावर मत दो, क्योंकि जब आप किसी को एक्सेस में पावर दे देते हो ना, तो फिर वो उसका मिसयूज करता है। बहुत सोच समझ के देनी चाहिए पावर, और पावर देने के बाद आराम से बैठ नहीं लेना चाहिए, उस पावर के इस्तेमाल पे भी कंट्रोल करना पड़ता है। कि मैंने पावर दे दी, उसके बाद ये देखना कि वो पावर को ठीक से यूज कर भी रहा है, कहीं मिसयूज तो नहीं कर रहा है अपनी पावर का, उसकी चेकिंग होती रहनी चाहिए। चेकिंग कौन करेगा? वही शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के पास इतनी ताकत होती है कि वो अपने रेजोल्यूशन पास करके पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी जगह से हिला सकते हैं और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर सकते हैं। बड़े रास्ते होते हैं, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी पता होता है, अगर हमने कुछ गलत किया तो हमारे अगेंस्ट एक्शन ले लिया जाएगा। यही उसने बोला है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पावर को देते हुए बहुत ध्यान से सोचो किसको कितनी पावर देनी है। एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक फैमिली के सारे अगर डायरेक्टर्स बन जाएं, फैमिली मेंबर्स ही डायरेक्टर्स बन जाएं, तो आप भी समझदार हैं, ये गलत हो रहा है। एक्सेस में पावर दे रहे हैं आप, एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, सब कुछ खुद अपने हिसाब से करते रहेंगे। तो यहाँ पे फिर हम बात करते हैं बोर्ड डाइवर्सिटी, कि बोर्ड में हर तरह के डायरेक्टर्स होने चाहिए, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट। तो धीरे धीरे समझ आ जाएगा, फिलहाल इसके हिसाब से चलते हैं। पॉइंट नंबर 1 उसने वही बोला है, पावर गिवन टू द मैनेजमेंट, जो हमने मैनेजमेंट को पावर दी है, एक उस बारे में हम ध्यान रखते हैं कितनी पावर किसको देनी है। फिर कंट्रोल आ जाता है इस पावर के यूज पे, कि पावर को वो कितने ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं मिसयूज ना कर रहे हो अपने फायदे के लिए वगैरह वगैरह। फिर मैनेजमेंट की अकाउंटेबिलिटी की हम बात करते हैं, कि उन्होंने जो भी किया उसका परफॉर्मेंस जैसा भी रहा उनको सब बताना पड़ेगा, सही गलत, स्टेक होल्डर्स को, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितने भी लोग कंपनी से इन्वॉल्व हैं। और फिर फोर्थ आ जाता है फॉर्मल इनफॉर्मल प्रोसेसेस, फॉर्मली या इनफॉर्मली, जैसे मैंने बताया अभी शेयर होल्डर्स के पास रेजोल्यूशन की पावर होती है, दैट इज अ फॉर्मल प्रोसेस। तो फॉर्मल इनफॉर्मल प्रोसेसेस बाय विच stakeholders influence decisions, management decisions। पूरे चैप्टर में यही सब पढ़ना है कि ऐसी कौन सी प्रोसेसेस हैं जिससे स्टेक होल्डर्स जो हैं कंपनी के डिसीजंस पे असर डालते हैं, चेंजेस करवाते हैं। धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। उसके बाद उसने जो लास्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्वेश्चन में कोर ऑब्जेक्टिव्स की बात करी, कि मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। इससे आपका दिमाग और खुल जाएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, कि हम क्यों कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे इतना ध्यान देते हैं आज की डेट पे। पहला वर्ड उसने बोला फोकस। फोकस से मैं ये समझती हूँ, ये कहना चाहता है कि आप, फोकस का मतलब होता है एक काम पे ध्यान लगाना। हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मकसद क्या है कि कहीं भी कुछ भी गलत सोसाइटी के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, सबके लिए, किसी के लिए भी कुछ गलत ना हो। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से मैनेजमेंट हमेशा फोकस करेगी इन बातों पे कि हमसे कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो हम चाहते हैं कि वो फोकस करें, यही ऑब्जेक्टिव है, कि हम चाहते हैं कि मैनेजमेंट फोकस करे कि उनसे कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो वो रोक ले। दैट इज व्हाट इज फोकस। सेकेंडली ही सेज प्रेडिक्टेबिलिटी, कि मैनेजमेंट ये समझे कि जो भी वो सोच रहे हैं करने का, कहीं उससे कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। तो उनकी प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए, प्रेडिक्ट करने की एबिलिटी, कि क्या करने से क्या होगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक डिसीजन लिया एक मुकाम तक पहुंचने के लिए, अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो मेरे को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बात फिर वही आ गई अकाउंटेबिलिटी पे। इसके लिए प्रेडिक्टेबिलिटी, इसलिए वो बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसलिए लाए ताकि इनकी प्रेडिक्टेबिलिटी स्ट्रांग हो, और ये वही पहुंचे जहां ये सोचते हैं। फिर ट्रांसपेरेंसी, ये तो मैं अभी मोमेंट 1 से सिखा रही हूँ आपको, जब से स्टार्ट किया, कि हम फुल डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स चाहते हैं, ताकि अच्छी बुरी सब बातें का खुलासा हो जाए। हम चाहते हैं ऐसा हो,
ताकि ये अपनी जबान से बताएं इन्होंने क्या गलत किया, ताकि ये इस चीज को रोकें अपने गलत जो कर रहे हैं काम। फिर नेक्स्ट आया पार्टिसिपेशन, जिसमें अभी अभी मैंने बताया फॉर्मल इनफॉर्मल प्रोसेसेस थ्रू विच स्टेक होल्डर्स में इन्फ्लुएंस। यही ऑब्जेक्टिव है कि सबकी पार्टिसिपेशन होगी तो जो गलत कर रहा होगा उसको रोक दिया जाएगा, ताकि कुछ गलत ना हो। मकसद ये नहीं है कि आपको डांट पड़े, मजा आए कि आप अपनी जबान से गलत किया ऐसे बता रहे हो। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, ऑब्जेक्टिव है कुछ गलत हो ही ना। मकसद वो है कि सब सही हो, कोई परेशानी ना आए किसी को, हर एरिया में फाइन परफॉर्मेंस आए। वो पार्टिसिपेशन से हो सकता है, उससे पावर पे कंट्रोल आएगा, मिसयूज रुकेगा। यही ऑब्जेक्टिव है। फिर अकाउंटेबिलिटी, जिसको काफी डिटेल में मैंने सिखाया अभी। इस अकाउंटेबिलिटी से ही तो सब कुछ सुधरता है। जब मैं खुद बताऊं मैंने क्या गलत किया तो भैया बहुत मुश्किल होता है ये सब झेलना। फिर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, हजारों लोगों का पैसा लेके बैठ गए, अकाउंटेबिलिटी भी देनी है, तो अगर एफिशिएंसी नहीं दिखाई तो कैसे जवाब देंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जितने भी रिसोर्सेस आप इस सोसाइटी से या कहीं से भी अरेंज कर रहे हैं, डेफिनेटली सब कुछ सोसाइटी का ही है, तो उसको एफिशिएंटली यूज करें, क्योंकि जवाब आपको ही देना होगा कि आपने ये वेस्टेजेस कैसे कर दिए। और इफेक्टिवनेस से हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी करें उसका जो भी रिजल्ट है वो हो जो आपने सोचा था। आपने प्रोजेक्ट लगाया, करोड़ों रुपए लगा दिए और रिजल्ट वो नहीं आया, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। इसलिए हम ये भी चाहते हैं कि एफिशिएंसी आए, इफेक्टिवनेस आए, जो जैसा सोचा वैसा हो, पावर का मिसयूज ना हो और ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो। उसके बाद स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन, जब एफिशिएंसी आ जाएगी, इफेक्टिवनेस आ जाएगी, अकाउंटेबिलिटी मिल जाएगी, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, तो अपने आप सेटिस्फैक्शन आ ही जाएगी स्टेक होल्डर की। क्योंकि स्टेक होल्डर से आपने कुछ नहीं छुपाया, कहाँ जाना था बताया, कैसे गए बताया, पहुंचे तो कैसे पहुंचे, नहीं पहुंचे तो क्यों नहीं पहुंचे, सब तो बता दिया। तो ऐसे में सब सच जब उनके सामने आ गया तो डेफिनेटली, और फिर जब वो इतनी पावर रखते हैं कि वो आपकी पावर को कंट्रोल करते हैं, तो उसके बाद तो सेटिस्फाइड ही फील करेंगे। अगर आपने गलत किया तो उन्होंने सड़कों पे नारेबाजी करी, ये भी एक स्टेक होल्डर का रिएक्शन था। क्योंकि स्टेक होल्डर कौन है? एवरीबडी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हमारे से कनेक्टेड है, दैट इज व्हाट इज स्टेक होल्डर। तो इसलिए उसकी सेटिस्फैक्शन के लिए हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट लाया, ताकि लोगों को पता चले कि जो करोड़ों रुपया लेके बैठ के चंद लोग बैठ गए हैं, वो एक आर्टिफिशियल बॉडी कंपनी को ठीक से संभाल रहे हैं या नहीं संभाल रहे हैं, हमारे पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं हमारे खिलाफ कुछ तो नहीं हो रहा, कहीं इनके डिसीजंस एक्शंस कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहे, और अगर हो रहे हैं तो उस पर कंट्रोल लाया जाए। और वो हो पाएगा अगर इनसे अकाउंटेबिलिटी मांगी जाएगी। This is a beautiful concept of corporate governance. I hope you are able to understand, right? फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, जो मैंने अभी भी बताया भी है आपको, एग्जाम में भी आया 4 मार्क का, नवंबर 12 में आया था बच्चे, 4 मार्क का। और अगेन क्वेश्चन सिंपल सा, स्टेक होल्डर कौन है? कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ग्रुप, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी से प्रभावित होती है, वो स्टेक होल्डर है। यही उसने लिखा है, इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन विच आर अफेक्टेड और कैन अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें लिस्ट में आ गए आपके एम्प्लॉइज, इंटरनल एनवायरनमेंट और उन एम्प्लॉइज की बनी ट्रेड यूनियंस। फिर आ गए बाहर गए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तो आपके कस्टमर्स, आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में आपके शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, फिर आपके एक्सटर्नल में सप्लायर्स, फिर लोकल कम्युनिटीज जिनके लिए आप सारा कुछ कर रहे हैं, प्रोडक्शन वगैरह, या जहाँ पे भी आपने फैक्ट्रीज लगाई है वो लोकल कम्युनिटीज को प्रभावित कर रही है। फिर गवर्नमेंट जो रूल्स, रेगुलेशन, लॉज बनाती है जिसको आपने फॉलो करना होता है। फिर कॉम्पिटिटर्स जिनके साथ अच्छे से बिहेव करके ही आपको रहना होता है, आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसे जैसे कानून ने कहा है वैसे कॉम्पीट कर सकते हैं, फालतू के रिस्ट्रेंट नहीं लगा सकते हैं, जैसे रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज नॉट अलाउड हमारे कानून के मुताबिक। तो दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाई योर स्टेक होल्डर्स आर आल्सो
योर कॉम्पिटिटर्स आर ऑल्सो योर स्टेक होल्डर्स, राइट। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे चलते, ध्यान दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है व्हाट आर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेजर्स, जिसमें मैंने अभी अभी बोला भी था कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेजर्स कि किस तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लाया जा सकता है एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स। दूसरा मुद्दा ये है जो हम ले लेंगे अभी। अब इसमें डिटेल आता है कि किस तरीके से, देखिए एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इफेक्टिव कैसे बनाए, कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस से बढ़िया रिजल्ट निकालें। तो एक ही बात पूछ रहा है वो, हाउ टू मेक इट इफेक्टिव, व्हाट आर इट्स मेजर्स, एक ही बात है। अब उसमें पॉइंट नंबर 1 क्या आता है, कहता है अपॉइंटिंग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। थोड़ा ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा समझ आएगा। अब दो तरह के डायरेक्टर्स होते हैं बेटे, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं जो होल टाइम डायरेक्टर होते हैं। एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना वो होल टाइम डायरेक्टर, सुबह से लेके, मतलब वो आपके एम्प्लॉइज हैं बेसिकली, कंपनी के जो काम कर रहे हैं सुबह से लेके शाम तक, पूरा सारा एग्जीक्यूशन वही करवा रहे हैं। और नॉन एग्जीक्यूटिव हो गए जो पार्ट टाइम डायरेक्टर्स है, ये फुल टाइम है, होल टाइम फुल टाइम। और जो नॉन एग्जीक्यूटिव है वो पार्ट टाइम डायरेक्टर्स है। इनका काम क्या है, बस आना, मीटिंग अटेंड करना, डिसीजन मेकिंग, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ये सब देखना इनका काम है। अब होता क्या है, मैं काम कर रहा हूं और कोई दूसरे की नजर है मेरे ऊपर, तो जब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो वो रोक देगा। ये फायदा है उस व्यक्ति का जो काम नहीं कर रहा है, वो बस देख रहा है। हम जब भी कुछ कर रहे होंगे तो वो बता देंगे, अरे भैया ऐसे मत करो, इससे गलत हो जाएगा सोसाइटी की तरफ, कौन जवाब देगा। दैट इज द फायदा ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो हमेशा कुछ ऐसे डायरेक्टर्स होने चाहिए जो पार्ट टाइम हो, जिनका काम सिर्फ ये देखना हो कि हमारे प्लान स्ट्रैटेजीज ठीक से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, और फिर एग्जीक्यूशन ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर प्लेसिंग कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स होता है रिस्ट्रिक्शंस, ये भी अभी मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में। कहते हैं दो तरह के कंस्ट्रेंट्स लगाने हैं आपको, एक मैनेजमेंट पावर पे, क्योंकि अगर आप अनलिमिटेड पावर दे दोगे तो डेफिनेटली मिसयूज होगा उसका, तो उस पर कंस्ट्रेंट लगाना है। और दूसरा ओनरशिप कॉन्सेंट्रेशन पे, जो मैंने आपको फिर बताया, अगर चंद 2-3 लोगों के पास सारे शेयर्स हो तो वो तो कंपनी को अपने हिसाब से चलाने लग जाएंगे। इसलिए कंपनी की जो ओनरशिप है वो चंद हाथों में ना देके ज्यादा हाथों में होनी चाहिए, तो उससे ओनरशिप सबके बीच में बढ़ जाएगी, तो फिर सबको पावर मिलेगी। उससे फिर एक अपनी इच्छा से सब कुछ नहीं कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि कंसंट्रेशन ही नहीं है, वो अपनी मनमानी चला ही नहीं पाएगा। और हम यही चाहते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा पावर दे दी, ओनरशिप एक के हाथ में आ गई, वो तो जैसा चाहेगा वैसा करेगा और हम उसे रोक भी नहीं पाएंगे क्योंकि उसी की ओनरशिप है। यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? इसलिए हम चाहते हैं कि कंस्ट्रेंट्स लगाए जाए मैनेजमेंट पावर पे और ओनरशिप कॉन्सेंट्रेशन पे। फिर तीसरा उसने क्या बताया, तीसरा उसने बताया इंश्योरिंग प्रॉपर डिस्क्लोजर, जो मेन चीज है अकाउंटेबिलिटी, जिसमें हम बोलेंगे भैया सब कुछ सच सच बताओ। इसमें फिर उसने दो बातें करी, डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि आपने जो लोगों का इतना पैसा लेके बैठे हैं उससे फाइनेंशियल क्या परफॉर्मेंस आ रही है, उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज करिए, क्या खोया क्या पाया। एंड सेकेंडली एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव हो गए आपके एम्प्लॉइज, कॉम्पनसेशन हो गई उनकी रेम्यूनरेशन, सैलरी, कुछ भी बोल दें आप, काम का जो उनको मेहनताना दे रहे हैं आप। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो रिपोर्ट होती है, बोर्ड रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, एक ही बात है। उस लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि उनको अपनी रिपोर्ट में, बोर्ड को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में
एक पर्टिकुलर अमाउंट से अगर सैलरी ज्यादा है, लॉ ने एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड कर रखा है, उस अमाउंट से अगर पर मंथ सैलरी ज्यादा है तो डायरेक्टर्स को अपनी रिपोर्ट में हर ऐसे एम्प्लॉय का नाम, उसकी डेजिग्नेशन, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी सैलरी पूरा डिस्क्लोज करना पड़ता है। दिस इज व्हाट इज एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन डिस्क्लोजर। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि डायरेक्टर है कोई हमारी कंपनी के और उनकी स्पाउस हमारे यहाँ पे काम करती है, उनकी वाइफ, और मान लीजिए मैडम की क्वालिफिकेशन कुछ खास नहीं है, उनका एक्सपीरियंस नहीं है और उनको बहुत बड़ी डेजिग्नेशन, बहुत बड़ी सैलरी दे दी, कैसे करेंगे? अगर उनको पता है कि मुझे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा तो वो पहले सोचेंगे, और जब वो सोचेंगे तो वो सोचेंगे नहीं भैया ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि जवाब देना बहुत मुश्किल है। यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? आप जो भी करते हो आप हमें बताओ, बताने से ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि सामने वाला सोचने ही बैठ जाते बताऊं कैसे कि मैं गलत कर रहा हूं। उसे भी तो पता है वो गलत कर रहा है, अपनी मैडम को अगर जॉब दे रहे हैं वो तो जो उस लायक ही नहीं है क्वालिफिकेशन वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, और उतना सैलरी भी नहीं बनता जितना वो सोच रहे हैं, फिर वो करेंगे नहीं ना ऐसा गलत काम। मकसद फिर एक ही है, सब सही हो, और हो रहा है ना, देख रहे हैं आप। जब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक कंपनी में 50 लाख का गबन हो गया, मिसयूज हो गया, कोई पैसा लेके भाग गया, कुछ बोल दो आप, फुल डिस्क्लोजर का मतलब है आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताओ भैया लॉस बाय थेफ्ट 50 लाख हमारा पैसा है, हम इन्वेस्टर्स, हमारा पैसा है, हमें नहीं पता चलना चाहिए पैसा कहाँ बर्बाद हो रहा है, चोरी हो गया, मिस एप्रोप्रिएशन हो गया, तो बताइए कितना मुश्किल है बताना। जब आप लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट, जवाब नहीं देना पड़ेगा चोरी कैसे हो गई, यही कंट्रोल्स लगा रखे हैं आपने। इमेजिन करिए मैंने क्या बोला है। अब जब आपके यहाँ पर आप चाहेंगे ऐसा ना हो, तो आप चाहेंगे चोरी ना हो, ताकि ना चोरी हो ना बताना पड़े। उसके लिए आप क्या करेंगे? आप स्पेशल ऑडिट कमेटी बना देंगे। वो ऑडिट कमेटी ये चेक करती रहेगी कि कंपनी में जितने भी कंट्रोल्स लगाने थे वो सब ठीक से लग गए, और कौन से कंट्रोल लगाए जिससे कि कोई गड़बड़ी ना हो, अकाउंटिंग सिस्टम में प्रॉपर डिस्क्लोजर जाए, फेयर इंफॉर्मेशन जाए, जो जैसा सच है वैसा पहुंचे, कंप्लीट एक्यूरेट वैलिड इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे, और कोई गड़बड़ियां ना हो, ना एरर्स हो, ना फ्रॉड्स हो। इस तरह के कंट्रोल्स एस्टैब्लिश कर दो जिससे गड़बड़ियां हो ही ना होंगी, ना बतानी पड़ेगी, बच जाएंगे हम, क्योंकि रिपोर्टिंग तो करनी पड़ती है अदरवाइज। दे डिमांड फुल डिस्क्लोजर। सोचिए, तो जब आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की डिटेल देते हैं तो गलत सच, गलत नहीं बोल रही, जो आप से गलत हो रहा है या जिससे आपके लॉसेस हो रहे हैं वो भी बताने पड़ते हैं। तो आपकी कोशिश यही रहेगी कल को कि कुछ ऐसा गलत हो ही ना होगा, ना बताएंगे, ना बताने की जरूरत पड़ेगी, मतलब दैट इज व्हाट इज द मेजर वी अप्लाई। इसका ये सारा फायदा है। अब वो क्या बोलता है, कहता है कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज अपनी स्पेशल कमिटीज बनाती हैं, जैसे जैसे मैंने अभी बताया ऑडिट कमेटी बना ली। ऑडिट कमेटी क्या कर रही है, सिर्फ ये देख रही है कंट्रोल्स ठीक से लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, जिससे गड़बड़ियां ना हो। अब वो कमेटी में कुछ डायरेक्टर्स की कमेटी हो सकती है, 2-3 डायरेक्टर्स को कमेटी का मेंबर बना दिया, या आपके जो एक मेंबर की भी कमेटी हो सकती है, या 2 मेंबर्स कमेटी हो सकती है, या कोई एक्सपर्ट्स को कमेटी का मेंबर बना दिया। ये कमेटी क्या करेगी, हर कमेटी को एक अलग अलग एरिया दे दिया, जिससे कि उस एरिया में परफेक्शन आ जाए और वो ध्यान दे कि कुछ गड़बड़ी ना हो। दैट इज व्हाट इज द एम ऑफ मेकिंग कमिटीज, फॉर्मिंग कमिटीज, जिससे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाया जा सकता है, जिसमें हमने बोल दिया कमेटी मेंबर्स को भी गड़बड़ी हो तो आप देखते रहिएगा, बता दीजिएगा कुछ गलत हो रहा हो तो वो रिव्यू करते रहते हैं टाइम पे, गड़बड़ी होती है तो बताते रहते हैं, जिससे गड़बड़ी को रोका जा सके, जिससे रिपोर्टिंग में कहीं कुछ गलत ना आए। सोचिए, मकसद को समझिए, आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद उसने क्या बोला, कहते कंपनीज अपने लिए कुछ गाइडलाइंस बनाती हैं, अपने लिए गाइडलाइंस बनाती हैं कि जब हम कुछ पॉलिसीज या प्रोसीजर्स बनाएंगे तो हम इन बातों का ध्यान रखेंगे जिससे कि हमसे कुछ गलत ना हो जाए।
क्योंकि जवाब देना बहुत मुश्किल है भैया, अपनी जबानी बताना कि हमसे क्या क्या गलत हुआ, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब. दैट इज व्हाट ही सेज. ही सेज सम कंपनीज हैव अडॉप्टेड गाइडलाइंस गवर्निंग देयर ओन. ये गाइडलाइंस किसके लिए है? कहता है गाइडलाइंस गवर्निंग देयर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. अपने ही पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के लिए है. और ये किस एरिया में है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स? अगेन वो 3 एरियाज: बोर्ड डाइवर्सिटी, इंडिपेंडेंस एंड कॉम्पनसेशन. जो अभी अभी मैंने बताया मुद्दे सारे. अब वो क्या बोल रहा है, बोर्ड डाइवर्सिटी क्या होता है? कि बोर्ड में सारे के सारे मेंबर्स, डायरेक्टर्स एक जगह से नहीं आने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट जगह से आप डायरेक्टर्स लेकर आइए, तो उनका सब के सब मिलकर एक नहीं हो पाएंगे ना ऐसे में. फिर इंडिपेंडेंस में वो क्या कहना चाहता है कि बोर्ड में ऐसे डायरेक्टर्स भी रखिए जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं. कोई अगर डिसीजन लिया जा रहा है तो उनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. जैसे ए और बी 2 डायरेक्टर्स हैं, उनसे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, तो जो ए और बी को छोड़ के बाकी डायरेक्टर्स हैं उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है. तो जब डिसीजन लिया जाएगा तो वो कंपनी के हिसाब से सोचेंगे क्या सही क्या गलत. ए और बी तो चाहेंगे कि वो हाँ कर दें, लेकिन जो बाकी डायरेक्टर्स है वो इंडिपेंडेंट है, उनका उस प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो वो सोच समझ के हाँ या ना करेंगे. दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस. क्योंकि जो इंडिपेंडेंट पर्सन होगा वो कंपनी के फायदे, सोसाइटी के फायदे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेगा. सेल्फ इंटरेस्ट तो है नहीं ना उसका. दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस. फिर कॉम्पनसेशन जो अभी बताया, एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन, तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि कंपनीज चाहती हैं, क्योंकि लॉ बन गया तो कंपनीज चाहती हैं कि हमें कुछ गलत ना बताना पड़े, इसलिए उन्होंने अपने ही पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को बनाने के लिए खुद अपने लिए गाइडलाइंस दे रखी हैं. और ये 3 एरियाज में उनको हेल्प करती है: बोर्ड डाइवर्सिटी, इंडिपेंडेंस एंड कॉम्पनसेशन. आई होप आपको समझ आ रहा है. फिर से देखिए, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेजर. पहला, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अपॉइंट करिए जिससे कि वो एग्जीक्यूटिव पे नजर रखेंगे. दोनों तरह के डायरेक्टर्स रखिए. फिर प्लेसिंग कंस्ट्रेंट किस चीज पे? मैनेजमेंट की पावर पे, जिससे कि पावर का मिसयूज ना हो. ओनरशिप कॉन्सेंट्रेशन खत्म करिए ताकि एक के कब्जे में सब कुछ ना आए, फिर वो सेल्फ इंटरेस्ट से गड़बड़ करेगा. फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन की डिस्क्लोजर जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है. जब कंपनी को पता होगा हमें सब बताना है तो फिर मैनेजमेंट गलत नहीं करेगी ना, छुपा तो सकते नहीं वो कुछ. इसीलिए उसने बोला कि कंपनीज जो है वो खुद चाहती है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्टिंग सही हो, इसके लिए वो कुछ कमिटीज बना देती हैं, और हर कमिटी को एक स्पेसिफिक एरिया दे दिया जाता है कि वो उस एरिया में देखे कि हम कहीं कुछ गलत कर रहे हो तो वो हमें बता दें ताकि गलत होने से रुक जाए. फिर नेक्स्ट उसने बताया कि हम कुछ गाइडलाइंस बना लेते हैं जिससे कि हमारे बोर्ड डाइवर्सिटी, इंडिपेंडेंस और कॉम्पनसेशन वाले एरिया में हमसे गलतियां ना हो. जो भी पॉलिसीज प्रोसीजर्स हम अडॉप्ट करें वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सही रिपोर्टिंग में हमारे को हेल्प करें. राइट. फिर एक और तरीका उसने बताया, कहते हैं इंडियन कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद क्लॉज 49 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट. इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आ चुका है कि जी क्लॉज 49 क्या है. क्लॉज 49 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट. अब ये लिस्टिंग एग्रीमेंट क्या होता है? एक पब्लिक कंपनी जब पब्लिक इशू लॉन्च करती है तो उसको स्टॉक एक्सचेंज के पास जाके अपने शेयर्स की सेल परचेज का काम देना होता है कि भैया आप, हम एक पब्लिक इशू लॉन्च कर रहे हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग शेयर्स ले रहे हैं, तो वो सेल परचेज कैसे करेंगे हमारे शेयर्स की आगे, तो आप प्लीज एक इंटरमीडिएरी बॉडी बन जाइए और हमारे शेयर्स की सेल परचेज संभाल लीजिए. उसके लिए प्लीज आप हमारे शेयर्स को अपने स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर दीजिए जिससे कि लोग आपके थ्रू सेल परचेज कर सकें. अब जब स्टॉक एक्सचेंज किसी भी कंपनी के शेयर्स को लिस्ट करेगा तो एग्रीमेंट बनाएगा,
उस एग्रीमेंट को बोला गया लिस्टिंग एग्रीमेंट। अब उस लिस्टिंग एग्रीमेंट में आया है क्लॉज 49। उस क्लॉज 49 में भी जो गाइडलाइंस हैं कंपनीज के लिए, दे आर आल्सो टुवर्ड्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये भी एक तरीका बना कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लाने का, उसको इफेक्टिव करने का, जो उसका मेन मकसद था उसको सॉल्व करने का। और कौन से मुद्दे हैं जिसपे स्टॉक एक्सचेंज गाइडलाइंस देता है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड है? तो बोलता है जो एरियाज हैं जो स्टॉक एक्सचेंज जिन एरियाज में उनको गाइडलाइंस दे सकता है अपने एग्रीमेंट के जरिए, लिस्टिंग एग्रीमेंट के जरिए। पहला उसमें आया बोर्ड कॉम्पोजिशन। फिर रिपीट हो रहा है कि जब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब बनाएंगे, कंपोज करेंगे, उसको बनाएंगे, तो आपने उस कॉम्पोजिशन के वक्त क्या क्या ध्यान रखना है। अगेन फिर वही कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ऐसी बातें, बोर्ड डाइवर्सिटी। तो बोर्ड कॉम्पोजिशन एंड प्रोसीजर। फिर ऑडिट कमिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अभी मैंने बताया था, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो ठीक से उनके सामने पहुंचे। और ऑडिट कमेटी का मकसद ही यही होता है कि वो ठीक से कंट्रोल्स को देखें कि कंट्रोल्स जो हमने लगाए थे जिससे कोई एरर और फ्रॉड ना हो, वो सब ठीक से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो वो ऑडिट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर स्पेसिफिकली जो स्टॉक एक्सचेंज है वो गाइडलाइन देता है। फिर उसके बाद सब्सिडियरी कंपनीज के बारे में भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज देता है। ये सब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए है। फिर उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि लोगों का पैसा लगा है, रिस्क लगा है लोगों का, तो उसको कैसे मैनेज करें जिससे कि लोगों का पैसा वेस्ट ना हो। फिर सीईओ सर्टिफिकेशन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सर्टिफिकेशन, कि जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगी उनके ऊपर इनके सिग्नेचर होंगे, वो सर्टिफाई करेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ठीक है। अब जब वो सर्टिफाई करेंगे तो सोच समझ के करेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी ले रहे हैं साइन करके, तो बहुत अच्छे से देखेंगे कि इसमें जो लिखा है वो सब ठीक है या नहीं है, फुल डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स है या नहीं है। अपने आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ गया जब इतने बड़े बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई साइन करने की, कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है वो साइन करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। फिर लीगल कंप्लायंसेस, मतलब कुछ लीगल मैटर्स होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज बोलता है जी आपको ये सब फॉलो करने होंगे, ये सब गवर्नेंस की तरफ इशारा कर रहे हैं। फिर अदर डिस्क्लोजर्स, जो स्टॉक एक्सचेंज ने बोला जी ये बातें भी आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी, दैट इज व्हाट इज अदर डिस्क्लोजर्स। तो ये सारे मेजर्स हैं जिससे हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस लेके आ सकते हैं, जिसमें कुछ सीधे सीधे पॉइंट्स हैं, कुछ है कंपनीज अपने लिए कमिटीज बनाती हैं, गाइडलाइंस बनाती हैं, और फिर क्लॉज 49 स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग एग्रीमेंट, राइट। उसके बाद जो इसमें लास्ट एरिया आता है क्वेश्चन का, इसी का, वो आता है बेनिफिट्स क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्या बेनिफिट्स हैं। बहुत सिंपल है, अभी काफी बोला मैंने तो समझ भी आ जाएगा। पहला आता है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर इंटरेस्ट, क्योंकि इन्वेस्टर क्या चाहेगा, इन्वेस्टर चाहेगा कि जो मैं पैसा लगा रहा हूं वो सही जगह पे लगाएं ताकि रिस्क ना हो, कम से कम रिस्क हो, अच्छी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आए, एफिशिएंसी हो, इफेक्टिवनेस हो, वो यही तो चाहेगा। और वो ये चाहेगा कि मेरे पैसे का पूरा हिसाब मुझे दिया जाए, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जरिए बड़े मजे से ये सब हो जाता है। दैट इज व्हाई ही सेज प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर इंटरेस्ट। स्टॉक एक्सचेंज की गाइडलाइन भी इन्वेस्टर के लिए ही होती है, वो भी यही चाहता है कि इन्वेस्टर का पैसा प्रोटेक्टेड रहे और वो परेशान ना हो। अब अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस ले आए, ध्यान से सोचिएगा, और कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से सब बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंसेस लेकर आए, या अगर कुछ गड़बड़ होती है तो बता दें, तो ऐसे में हमारी कैपिटल मार्केट और स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर हम पैसा देंगे तो उस पैसे का हमें बिल्कुल सही सही जवाब मिलेगा, तो उन्हें पैसा देते हुए घबराहट कम होगी। उन्हें पता है कि स्टॉक एक्सचेंज है जो क्लॉज 49 के जरिए कुछ गाइडलाइंस देता है, उन्हें पता है कि गवर्नमेंट है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्टिंग मांगती है। तो ऐसे में कंपनी के डायरेक्टर्स मैनेजमेंट के ऊपर काफी स्ट्रांग कंट्रोल है, कानून हमारी बहुत मदद कर रहे हैं, तो ऐसे में पैसा देते हुए घबराहट नहीं होगी। इसलिए वो बोलता है कि जो आपकी कैपिटल मार्केट्स है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। Therefore he says strong capital market.
सीओज पे। नेक्स्ट पॉइंट उसने बोला हाई मार्केट वैल्यूएशन, वो तो होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि अगर वो कहता है गुड गवर्नेंस, अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्टिंग बहुत अच्छी देते हैं, आपने सिर्फ अच्छा अच्छा किया, कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि आप तो सारी बातें बता रहे हैं और कुछ गलत बताया ही नहीं है, इसका मतलब कुछ गलत हुआ ही नहीं है ना, तो आपकी तो रेपुटेशन सोचिए कहाँ पहुंच जाएगी। तो मार्केट वैल्यूएशन बहुत हाई होगी ना इस कंपनी की, तो इसको तो फ्यूचर में सिर्फ फायदा ही फायदे नजर आएंगे। दैट इज व्हाट ही सेज, हाई मार्केट वैल्यूएशन। ये तब जब गुड गवर्नेंस है, जब आप कुछ गलत करते ही नहीं। और फिर एंश्योर्स कमिटमेंट ऑफ द बोर्ड इन मैनेजिंग द कंपनी इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। वो कहता है मैनेजमेंट इसके जरिए उसको एक कमिटमेंट आ जाती है, उसको कमिटमेंट देनी पड़ती है। क्या कमिटमेंट देनी पड़ती है? कि वो एक ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करेंगे, इसका मतलब है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे। बात फिर वही आ गई कि जो भी करेंगे सब बताएंगे। क्यों? लॉ है भैया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उन्हें वैसे ही करना पड़ेगा जैसा कहा गया है, इसलिए 100% डिस्क्लोजर और एक कमिटमेंट मैनेजमेंट की तरफ से, ये सबसे बड़ा फायदा लगता है मुझे। तो बहुत फायदे हैं कि जिनका पैसा लग रहा है उनको पूरा जवाब मिल रहा है, उनका पैसा प्रोटेक्टेड है, लॉ स्टॉक एक्सचेंज सब उनके फेवर में काम कर रहे हैं। अब ऐसे में कंपनीज गवर्नेंस का ध्यान रखेंगी, अच्छे से गवर्न करेंगी कंपनी को, जिससे कि कुछ गलत ना बताना पड़े, उससे फिर उनकी अपनी रेपुटेशन बनेगी कंपनी की, मार्केट वैल्यूएशन अच्छी हो जाएगी। और फिर लास्ट उसने बोला मैनेजमेंट की कमिटमेंट स्ट्रांग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने लीगली उनके ऊपर एक जिम्मेदारी डाल दी कि आपको ऐसा करना है और जो भी करोगे बताओगे, तो ट्रांसपेरेंसी की कमिटमेंट उनको देनी पड़ जाती है। दैट इज व्हाट, इच्छा नहीं होती है करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, नो, आपको करना ही है। दैट इज व्हाट इज कमिटमेंट बिकॉज ऑफ दिस लॉ, बिकॉज कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ लॉ टुडे, राइट? बस यहीं तक लेते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके।